हाय गाइस, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के एक नया चैप्टर वायरिंग, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि वायरिंग की स्थापना कैसे की जाती है और किस प्रकार से इसका नियम बना है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि जो वायरिंग होते हैं इसके लिए एक विशेष नियम तैयार किया गया है जिसको हम लोग BIS सिस्टम कहते हैं, यानी BIS नियम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके अधीन बहुत सारे नियम तैयार किए गए हैं जिसके अनुरूप ही हमें वायरिंग की स्थापना करनी होती है, जिसके अनुरूप ही हमें क्या करना होता है, वायरिंग की स्थापना करना होता है। तो कल हम लोग यानी पिछले क्लास में कुछ नियमों को देखे थे, यानी हम लोग 2 नियम को ही देख पाए थे और आज 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीसरे नियम को देखेंगे। कल हम लोग जाने थे विद्युत वायरिंग की स्थापना और विद्युत वायरिंग का परिपथ किस प्रकार से होना चाहिए, यानी सहायक सामग्री किस प्रकार था, ये कल हम लोग जान चुके थे यानी पिछले क्लास में। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे विद्युत वायरिंग का परिपथ कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज लेकर आए हैं वो है विद्युत वायरिंग का परिपथ। विद्युत वायरिंग का क्या है, परिपथ। तो आप भली भांति जान लीजिए कि विद्युत वायरिंग के जो परिपथ होते हैं यह मुख्यतः 2 वर्गों के, जिसको हम लोग लाइट परिपथ कहते हैं और दूसरा पावर परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले को लाइट परिपथ कहते हैं। इसका अगर हम बात कर ले, गणना करें तो पहला इसका हो जाएगा लाइट परिपथ और दूसरा हो जाएगा पावर परिपथ। विद्युत वायरिंग में जो परिपथ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के, लाइट परिपथ और दूसरा पावर परिपथ। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग उप परिपथ की स्थापना करना अति आवश्यक होता है। अगर हम उप परिपथ की स्थापना नहीं करते हैं तो हम वायरिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे और किसका पॉइंट किस में जोड़ देंगे ये ना तो कारीगर समझ पाएगा और ना ही सुंदरता आएगा। तो लाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उप परिपथ बनाते हैं, एक क्या करते हैं, उप परिपथ बनाते हैं। और लाइट में जब भी उप परिपथ बनता है तो कहा जाता है इसके उप परिपथ में 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। कितना पॉइंट से जुड़ना चाहिए, 10 पॉइंट। लाइट परिपथ में कितना पॉइंट अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए उसके उप परिपथ पर, तो केवल 10। और अगर 10 पॉइंट ना जोड़ के, जैसे कि आपको हम बता देंगे कि मान लिया जाए यह फेज है, यह एक पॉइंट हमने तैयार किया और यह न्यूट्रल है, इसका भी पॉइंट हमने तैयार किया। अब इस फेज से अगर लाइट परिपथ है तो हम 10 वायर इस जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से 10 वायर को कनेक्ट कर सकते हैं और सबका के लिए न्यूट्रल एक ही हम ले सकते हैं। 10 पॉइंट उप परिपथ में हम बना सकते हैं फेज में, किसके लिए, लाइट परिपथ के लिए। या फिर हम 10 पॉइंट नहीं भी पूर रहा है और अगर इसका हमारा जो शक्ति है, शक्ति अगर 800 वाट का पूर जा रहा है तो हम जरूरी नहीं है कि 10 डिवाइस को हम इस परिपथ से जोड़े हैं। मान लिया जाए एक डिवाइस मेरे पास 500 वाट का है और दूसरा 300 वाट का है और अगर उसको हम इससे जोड़ दिए हैं तो तीसरे को भी हम नहीं जोड़ेंगे। मतलब शक्ति का कितना होना चाहिए, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए लाइट परिपथ में। और अगर हम छोटा छोटा जैसे LED बल्ब का आजकल ज्यादा उपयोग हो रहा है, सेफल का ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो सेफल हमारे पास कितने का होते हैं, 9 वाट, 10 वाट। तो इसी प्रकार से 16 वाट या 100 वाट का तो बहुत कम ही आते हैं, 32 वाट तक में बहुत हम लोग का हैवी यूरोस में देने लगते हैं। तो इस प्रकार से अगर LED को हम लोग जोड़ेंगे या CFL को जोड़ेंगे तो बहुत सारा पॉइंट जुड़ जाएगा 800 वाट पुराने के लिए। तो हम लोग ज्यादा भी नहीं जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना पॉइंट को जोड़ सकते हैं, 10 पॉइंट को।
और अगर शक्ति से जोड़ते हैं तो 800 वाट से अधिक नहीं जोड़ सकते हैं। किसके लिए? लाइट परिपथ के लिए। दूसरा जानेंगे पावर परिपथ के लिए। कहता है पावर परिपथ में जो होते हैं केवल 2 पॉइंट जोड़े जाते हैं। पावर परिपथ में कितने पॉइंट जोड़े जाते हैं? केवल 2 पॉइंट जोड़े जाते हैं। अगर एक बिंदु या फेज है और दूसरा बिंदु या न्यूट्रल है तो यहां से केवल 2 पॉइंट ही जुड़ पाएंगे और यहां से न्यूट्रल लेकर। अगर पॉइंट जोड़ने की बात करते हैं तो हम लोग 2, और अगर शक्ति बात कर ले तो 3000 वाट तक। कितने के लिए? 3000 वाट के लिए। लाइट जो पावर परिपथ होता है वो कितना तक जोड़ सकते हैं हम लोग? उसमें शक्ति 3000 वाट। यानी अगर हम 1000 का प्रेस यूज करते हैं ना घर में, 1000 वाट का प्रेस, अगर प्रेस जोड़ रहे हैं तो कितना एक परिपथ से जोड़ सकते हैं? 3 प्रेस को जोड़ सकते हैं, यानी 3000 वाट हो जाएगा। उससे ज्यादा हम किसी भी सॉकेट पर एक साथ संयोजित नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा हम करते हैं तो वो गलती है, वो BIS के रूल्स के अनुकूल नहीं है, वह उसका विरोध कर रहा है। इसलिए पावर परिपथ में 3000 वाट या 2 पॉइंट का संयोजन कर ले, या हम 3000 वाट का संयोजन कर ले पावर सर्किट के लिए। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि लोड की गणना कैसे की जाती है। लोड की गणना कैसे की जाती है? दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? लोड की गणना। अगर लोड की गणना की अगर हम बात कर लेना तो लोड की गणना जब भी होता है वो किस में होता है? शक्ति में। शक्ति जिसको हम लोग वाट से लिखते हैं। अगर शक्ति में हम लोग गणना करते हैं तो इसका सही अर्थ यह हुआ कि जो भी हमारे घर में फैन लगे हैं, बल्ब लगे हैं, या ट्यूब लाइट लगे हुए हैं, सेफल, LED या गीजर या और भी डिवाइस, विद्युत प्रेस, वो सभी का शक्ति में ही आते होंगे, मतलब वाट में आते होंगे। हाँ बिल्कुल सही है कि वो सभी वाट में आते हैं, और इसीलिए हम लोग को उनको कहा जाता है कि घर में विद्युत शक्ति को बचाने के लिए, विद्युत शक्ति को बचाने के लिए हम लोगों को किसका प्रयोग करना चाहिए? CFL, LED, इनका प्रयोग करना चाहिए। आज के दौर में शक्ति को अगर बचाना है तो हमें घर में लाइट परिपथ के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? CFL का या LED का। और पावर परिपथ में भी कम से कम ऊर्जा, जो शक्ति का कम एब्जॉर्ब करे, जो शक्ति का कम खपत करे, वैसा यंत्र का प्रयोग करें। जैसे बहुत आदमी क्या करते हैं, रूम हीटर में, जब रूम हीटर में प्रयोग करना होता है तो 1000 वाट का करते हैं या 1500 वाट का कर लेते हैं। हमें उसे भी कम करना चाहिए, 700-500 वाट का अगर रूम हीटर हम प्रयोग करते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो शक्ति का जो गणना होता है वो किसमें होता है? आपको भी पता होगा, शक्ति का गणना यानी लोड की गणना जो होता है वो शक्ति में होता है, और शक्ति का मात्रक हम लोग कहते हैं वाट। यानी हमारे घरों में जो भी डिवाइस है वो किसमें है आधारित? वाट में है। और अगला टॉपिक है कि स्विच या बोर्ड, स्विच या बोर्ड घर में BI सिस्टम से के अनुकूल अगर हम लगाना चाहते हैं तो वो कितने दूरी पर लगा सकते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि कहीं पर मान लिया जाए ये हमारा दीवार है और इस पर हमें बोर्ड स्थापित करना है, तो जाहिर सी बात है कि हम उतनी दूरी पर करेंगे जहां हमारे घर के छोटे छोटे बच्चा उसे छू ना सके, उसके संपर्क में नहीं आ सके। अन्यथा विद्युत से झटका लगने की और भी कई घटनाएं घटने की आकांक्षा बनी रहती है। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि उसकी कुछ दूरी हो। तो कितनी दूरी हो, उसे BIS सिस्टम के अनुकूल रखा गया है कि उसकी दूरी 1.3 मीटर होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? 1.3 मीटर। जो भी हमारे पास घर में जो हम लोग बोर्ड प्रयोग करते हैं, स्विच लगाते हैं या सॉकेट लगाते हैं, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.3 मीटर।
और अगर हमें बहुत जगह आप देखे होंगे कि हर जगह तो 1.3 मीटर में आपको बोर्ड नहीं मिलेंगे। जैसे कि बेडरूम में क्या होता है कि हम लोगों को जो बोर्ड होता है, स्विच होते हैं, सॉकेट होते हैं, वो बेड के साइज में लगाया जाता है कि ताकि उससे हम लोगों को लाइट परिपथ को जोड़ने में आसानी हो। तो वहां पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हम 1.3 मीटर ऊंचाई पर बोर्ड नहीं लगा रहे हैं तो हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो अगर आप 1.3 मीटर से कम यानी नीचे स्थानों पर बोर्ड लगा रहे हैं तो फुल्ली वाटर प्रूफ होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। और केवल वाटर प्रूफ हो जाने से वो बोर्ड सुरक्षित नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए, उसमें जो सॉकेट है वो पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। आप सॉकेट देखे होंगे कि 16 एम्पियर का जो सॉकेट अभी आ रहा है मार्केट में, उसके सभी नीव ढके हुए हैं। अगर आप उसमें से प्लग टॉप को डालते हैं तो उसके प्लास्टिक के कवर हटते हैं, उसके बाद उसे डाला जा सकता है, अन्यथा वो पैक रहता है कि बच्चा उसमें अंगुली ना डाल सके। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम परिपथ नीचे लगा रहे हैं, जो भी बोर्ड हम 1.3 मीटर से नीचे लगा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, वाटर प्रूफ फुल्ली होना चाहिए कि पानी का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वातावरण का असर ना पड़े और पूरी तरह से वो ढका हुआ होना चाहिए। वही हम लोगों को, और इसलिए भी उसको लगाते हैं हम लोग, उसको पावर परिपथ कहते हैं, क्योंकि बेड के नीचे हम लोग जो सॉकेट लगाते हैं, 3 पिन प्लग लगाते हैं या 5 पिन प्लग लगाते हैं, उससे प्रेस आदि चलाने के लिए, ताकि उसे हम लोग पावर परिपथ के नाम से जानते हैं। तो पावर परिपथ हो या लाइट परिपथ, आपको ध्यान रखना है कि अगर घर में बोर्ड लगाना है तो 1.3 मीटर पर ही लगाना है, उससे कम पर कोशिश नहीं करना चाहिए लगाने की। अगर जरूरत है तो लगाए आप, परंतु 2 चीजों का ध्यान रखिए, एक वो वाटर प्रूफ हो और दूसरा पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। अगला है कि जब हम लोग वायरिंग घर का करते हैं तो घर में वायरिंग करने के दौरान तो बहुत जगह हम लोगों को वायरिंग करना होता है। जैसे स्नान घर, जहां पर हम लोग नहाते हैं, वैसे घरों में भी तो वायरिंग करनी होती है ना। और आप कई घरों में देखे होंगे कि जिस घर में हम लोग नहाते हैं वहीं उसका स्विच लगे हुए होते हैं, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत है। तो स्नान घर में, नहाने के घर में हम लोगों को स्विच बोर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोगों का बोर्ड हो, स्नान घर के बाहर हो, बाहर के दीवारों पर ही, उसे 1.3 मीटर की ऊंचाई पर हो। और अगर वैसा आपको लगाने की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप लगाए अंदर, परंतु 2 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखकर, क्योंकि स्नान घर में क्या होता है ना कि पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं। नहाने के क्रम में पानी जब शरीर पर डालते हैं तो वो वाष्प में भी बदलते हैं और वो वाष्प बोर्ड पर भी जाकर पड़ते हैं। इससे बोर्ड खराब हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, कई बार आपको झटका भी लग सकता है। तो फुल्ली वाटर प्रूफ्ड होना चाहिए कि अगर पानी भी चला जाए तो उसमें कोई नुकसान ना हो, और सभी सॉकेट एकदम ढका हुआ होना चाहिए। आजकल तो पूरा बोर्ड ही ढका हुआ आता है, जो स्नान घर में लगा रहता है वो पूरा बोर्ड ही ढका हुआ होता है। उसे हम जब खोलते हैं फिर हमें स्विच दिखाई पड़ती है और उसके बाद हम लोग स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। तो ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि अगर स्नान घर में हम वायरिंग कर रहे हैं तो वह जो बोर्ड की स्थापना हो वो किस प्रकार से हो, पूरी तरह से ढका हुआ बोर्ड होना चाहिए। अगला, इसके अलावे भी BIS सिस्टम में कई नियम तैयार किए हैं। इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग घर में जो गैलरी होता है, गैलरी में भी वायरिंग करते हैं, बालकनी होता है उसका भी वायरिंग करते हैं, क्योंकि बालकनी में बहुत से इंसान सजावटी बल्ब लगाते हैं। बालकनी में बहुत ज्यादा आप देखे होंगे कौन से बल्ब लगे होते हैं, सजावटी बल्ब लगे होते हैं, और सजावटी बल्ब की स्विच जस्ट उसके नीचे लगा दिया जाता है कि आप अगर जाते हैं तो उसको ऑन कर दीजिए, बल्ब जलने लगा, जो बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत है। कहता है बालकनी में जो भी डिवाइस आपके लगे हुए हैं या जो भी लाइट परिपथ लगे हैं या फैन परिपथ लगे हुए हैं, उस सभी का स्विच कहाँ होना चाहिए, सुरक्षित रूम में होना चाहिए, सुरक्षित रूम में होना चाहिए। और अगर आपके पास वैसा व्यवस्था नहीं है कि उसको हम एक स्थान पर रख पाए, एक रूम में रख पाए, तो फिर भी आप उसको बालकनी में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने के उपरांत कि वो पूरी तरह से पैक हो, वाटर प्रूफ हो। इसको तो आपको हमेशा से याद रखना है कि जब भी हम बाहर कोई
बोर्ड वगैरह का प्रयोग करें, या लाइट परिपथ या फैन परिपथ बोल रहे हैं, या पावर परिपथ, वो किस प्रकार से होना चाहिए? वाटर प्रूफ होना चाहिए। अगला है टॉपिक कि सॉकेट जो होता है हमारे घरों में वो किस प्रकार से होना चाहिए। आप लोग सॉकेट को देखे होंगे कि सॉकेट में एक बड़ा इस प्रकार से बने होते हैं। ये इसका जो मात्रक आता है, ये जो हम लोग का मानक आता है जिससे हम लोग इसको खरीदते हैं, वो होता है एम्पियर में। 5 एम्पियर 5 एम्पियर हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? जब हम लोग लाइट परिपथ का प्रयोग करते हैं। किसके लिए ये होता है? लाइट परिपथ के लिए। और अगर लाइट को छोड़ दें, पावर परिपथ की बात करें, पावर परिपथ के लिए इसी का हो जाता है 15 एम्पियर या 16 एम्पियर और 240 वोल्ट, यही रहता है। ये 5 एम्पियर 230 वोल्ट। आप ऐसा लिखा हुआ देखे होंगे प्रत्येक सॉकेट के पीछे साइड में कि वो 230 वोल्ट 5 एम्पियर लिखा हुआ है, या 15 एम्पियर 16 एम्पियर 240 वोल्ट लिखे हुए होते हैं। इसका यह अर्थ हो जाता है कि अगर हम 15 एम्पियर का सॉकेट लगा रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं घर में, तो वो कौन सा परिपथ बना रहे हैं हम? पावर परिपथ, जिससे हम गीजर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, प्रेस चला सकते हैं, हैवी लोड मोटर आदि भी चला सकते हैं। और लाइट परिपथ में हम मोटर नहीं चला सकते हैं। 5 एम्पियर का ये लगा करके हम क्या करते हैं? मोटर नहीं चला सकते हैं, इस पे गीजर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो ज्यादातर घरों में क्या होता है ना कि घर में 5 एम्पियर के भी सॉकेट लगे होते हैं और मोटर का वायर ले जाकर के इसमें डाल दिया जाता है, प्लग टॉप को डाल दिया जाता है, और परिणाम यह होता है कि मोटर जब अधिक करंट एब्जॉर्ब करता है और अधिक करंट खींचता है और यह अधिक करंट देने योग्य नहीं होता है, उसके उपरांत यह पिघलने लगता है हीट करके। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जिस चालक से विद्युत धारा प्रवाह होती है वो धीरे धीरे हीट करते हैं, गर्म होते हैं, और गर्म होने के उपरांत वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बढ़ने लगते हैं। तो हम लोगों को लाइट परिपथ के लिए जो परिपथ तैयार किया उसमें कभी भी हम लोगों को पावर परिपथ कनेक्ट ही नहीं करना चाहिए। और अगर पावर परिपथ पर हम लोग तैयार किए हैं तो उसमें लाइट परिपथ को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी घर में जो हम 5 एम्पियर के हो या 15 एम्पियर 16 एम्पियर के। अब इस सॉकेट की बात कर लेते हैं। इस सॉकेट में आप ऐसा पिक्चर बना हुआ देखे होंगे इस तरह से, कहीं पर फेज लिखा हुआ मिलेगा आपको और कहीं पर न्यूट्रल लिखा हुआ मिलेगा। आप गौर करेंगे कि ज्यादातर वायरिंग फेज और न्यूट्रल पर की जाती है और अर्थ पॉइंट को खाली छोड़ दिया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। BIS सिस्टम कहता है कि जब भी हम वायरिंग करें इसको अर्थिंग कर दें, ताकि जब कभी पावर सर्किट में शॉर्ट सर्किट या लीकेज सर्किट होगा तो यह परिपथ मेरा खराब नहीं होगा और इसके संपर्क में कोई भी बच्चा या आम नागरिक आ जाता है तो उसे झटका लगने से बचाया जा सकता है। उसको झटका का अनुभव नहीं होगा, उसको और भी कोई त्रुटि नहीं होगी, साथ ही परिपथ भी सुरक्षित रहेंगे। तो आप भी समझ गए होंगे कि जो सॉकेट होता है उसमें बड़ा वाला जो पॉइंट होता है ऊपर में, ये ग्राउंड वाला, इसमें क्या करना है? अर्थिंग। तो अर्थिंग तो आप भली भांति जानते ही हैं कि अर्थिंग कैसा होता है। घरों में पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग डालकर जो उससे वायर आता है उसको प्रत्येक सॉकेट में क्या करना है? हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और ऊपर वाले पॉइंट में एक साइड फेज जोड़ना है और एक साइड न्यूट्रल जोड़ना है और इसी के ऊपर हम लोग प्लग टॉप का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि ज्यादातर जो हम लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए सॉकेट ना, वो इस प्रकार का करना चाहिए, एक ऊपर और दो नीचे, एक ऊपर और दो नीचे। इसको कहते हैं 3 पिन सॉकेट, इसको कहते हैं 5 पिन सॉकेट। लेकिन आजकल घरों में क्या किया जा रहा है? ज्यादातर प्रयोग 5 पिन सॉकेट। लेकिन BIS सिस्टम क्या कहता है कि ज्यादातर जो हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए और खास करके पावर परिपथ में वो 3 पिन सॉकेट करना चाहिए, क्योंकि 3 पिन सॉकेट इसके तुलना में ज्यादा सुरक्षित होता है। इसमें स्पार्क की समस्याएं इसकी तुलना में कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जब जगह बना हुआ है तो आदमी क्या करता है, एक इसमें भी
प्लग टॉप डाल दिया है और एक इसमें भी डाल दिया है। दो प्लग टॉप होने के कारण क्या होता है, इसमें स्पार्क अधिक होता है और खराब होने की संभावनाएं ज्यादा होता है। और जब जगह ही नहीं है तो दूसरा प्लग टॉप नहीं लगेगा और यह स्पार्क नहीं उत्पन्न करेगा और हमारा सॉकेट सुरक्षित रह जाएगा। इससे आगे हम लोग जानेंगे कि घर में जो पंखा लगाते हैं, जैसे हम लोग सीलिंग फैन घर में उपयोग करते हैं, आजकल जनरली हर इंसान के घर में आपको मिल जाएगा सीलिंग फैन। और आधुनिकता बढ़ रही है तो जरूरतें भी बढ़ रही है और प्रत्येक ऑफिस कार्यालय में भी सीलिंग फैन लगे होते हैं। आपको पता होना चाहिए सीलिंग फैन कितनी ऊंचाई पर होगी। तो BIS सिस्टम ने इसका ऊंचाई निर्धारित किया है कि 2.4 मीटर से 3 मीटर तक, यानी मिनिमम 2.4 मीटर होनी चाहिए ऊंचाई और अधिकतम कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। अगर इससे भी नीचे रखते हैं फिर भी नुकसान है और 3 मीटर से ऊंचा रखते हैं तो फिर भी नुकसान है। तो अब कम रखने में क्या नुकसान है और अधिक रखने में क्या नुकसान है। जब हम 2.4 मीटर से कम रखेंगे, क्या पंखे की ब्लेड की हम ऊंचाई बात कर रहे हैं, हमारे फर्श से पंखे की ब्लेड जो होती है ना 1200 mm, 1500 mm, 1400 mm, 750 mm, उस ब्लेड की ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, ना कि उसकी बॉडी की। बॉडी कुछ नीचे होते हैं और ब्लेड ऊपर होते हैं, तो हम ब्लेड की बात करते हैं। जब भी मौत होती है फैन की, कहां से होती है, फर्श और ब्लेड की दूरी के बीच। तो आप ब्लेड की दूरी और फर्श की दूरी आप कितना रख सकते हैं, 2.4 मीटर, ये मिनिमम। इससे अगर कम आप रखते हैं तो बेड पे चढ़ने के बाद आपका हाथ फैन में सट जाएगा। और अगर इससे अधिक 3 मीटर से अधिक रखते हैं तो आपके बेड तक उसकी हवा जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा और आपको अनुभव होगा कि शायद हमारा फैन रनिंग कम हो गया है या इसका ब्लेड खराब हो गया, ये उतना पंखा जो है ना हवा उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। इसलिए ज्यादा दूरी भी नहीं रखना है और इससे कम में भी नहीं रखना है। तो ये निर्धारित ऊंचाई तय की गई है किसके अनुसार, BIS सिस्टम के अनुसार। फैन की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर और न्यूनतम 2.4 मीटर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।